नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 नवंबर 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 4 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी से संबंधित। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया एंड बाइडन से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट से संबंधित। और सबसे लास्ट में इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पैटर्निटी लीव से संबंधित। 3 हिंदू के आर्टिकल, एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल। और ये जो आर्टिकल है इसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। इस आर्टिकल में दोनों देशों के यानी इंडिया और यूएसए के इलेक्शन कमीशंस को आपस में कंपेयर किया जाता है। राइटर जो पहले देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट पर काम कर चुके हैं यानी फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं नवीन चावला, वो कहते हैं इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। संविधान ने काफ़ी सारी पावर्स दी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। चुनाव प्रचार के दौरान आपने देखा होगा इवन चुनाव से संबंधित जो मामले हैं वो कोर्ट में नहीं जाते, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। कोर्ट का काम स्टार्ट होता है जब चुनाव का रिजल्ट आ जाता है। उससे पहले विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। अब ट्रंप देखो ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं बोला कि वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे, वो कोर्ट में जाने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यूएसए का जो इलेक्शन कमीशन है, फेडरल इलेक्शन कमीशन ऑफ यूएसए, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। यूएसए का जो फेडरल इलेक्शन कमीशन है इसके पास मैंडेट भी काफ़ी कम है, पावर्स काफ़ी कम है, काम काफ़ी कम है। 1976 में 75 में इस यूएसए के फेडरल इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था। काम सिर्फ ये है पब्लिक फंडिंग को रेगुलेट करना। और देखो यूएसए के फेडरल इलेक्शन कमीशन में टोटल 6 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। 3 रिपब्लिक पार्टी की तरफ से, 3 रिपब्लिक पार्टी की तरफ से और 3 डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से। और देखो अब पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो वो तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी की ही फेवर करेंगे ना, तो बाइस्ड होके काम करते हैं सारे इलेक्शन कमिश्नर, निष्पक्ष होके काम नहीं करते। जैसे इंडिया के इलेक्शन कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े होते। लेकिन यूएसए में जो ये 6 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं वो तो अपनी अपनी पार्टी के इंटरेस्ट की वकालत करते हैं। और हाल ही में तो क्या हुआ, पिछले 1 साल में ये यूएसए का फेडरल इलेक्शन कमीशन है बिल्कुल ठप पड़ा है। क्यों? क्योंकि पोस्ट ही खाली पड़ी हैं। वैसे काम करने के लिए मिनिमम 4 मेंबर्स का होना जरूरी है, लेकिन 4 मेंबर्स की पोस्ट भी फिल्ड नहीं है, इसलिए ये इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से ठप पड़ा है। लास्ट में एक बात ये बोलते हैं राइटर कि देखो इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है, अभी तक इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने अच्छे से काम किया है आज़ादी के बाद से ही। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब इलेक्शन होता है हारने वाली जो पॉलिटिकल पार्टी है वो फ्रॉड का एलिगेशन लगाती है। जैसे पाकिस्तान में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, काफ़ी सारे एशियन कंट्रीज़ में भी हारने वाली पार्टी ये बोलती है हम तो नहीं मानते, नतीजे में धांधलेबाजी हुई है, फ्रॉड हुआ है, हम इस रिजल्ट को नहीं मानते। अब इवन यूएसए में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ट्रंप भी फ्रॉड की बात कह रहे हैं इलेक्शंस की काउंटिंग में, इसलिए वो नतीजे को एकदम से मानने को तैयार नहीं हैं। बट इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। इंडिया में हालांकि देखो विपक्ष ने 1-2 बार जो ईवीएम है उसमें गड़बड़ी की आशंका जताई है, लेकिन ऐसा नहीं कि विपक्ष ने बिल्कुल ही इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया हो, विपक्ष धरने पर बैठ गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट देखो इसके अलावा एक चीज़ ऐसी है जो हम यूएसए के इलेक्शन से सीख सकते हैं, वो है पोस्टल बैलेट। हमारे देश में पोस्टल बैलेट अलाउड है सिर्फ उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो अभी इलेक्शन ड्यूटी पे हैं, या फिर पुलिस के जवान, आर्मी के जवान, आर्म्ड फोर्सेस के जवान। बाकियों के लिए पोस्टल बैलेट अलाउड नहीं है, वो सिर्फ बूथ में जाके ही अपना वोट दे सकते हैं। बट यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में एक बड़ी संख्या में वोट तो इलेक्शन डे से पहले ही दे दिए जाते हैं। अब कोविड-19 की महामारी है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस पर विचार कर रहा था कि कम से कम सीनियर सिटीजन्स के लिए ये प्रोविज़न होना चाहिए कि वो अगर वो पोस्टल बैलेट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पोस्टल बैलेट इस्तेमाल कर सकें। तो आगे इलेक्शन कमीशन को इस पर काम करना चाहिए ताकि वोट देना और भी ज़्यादा आसान बन सके। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी से संबंधित है।
आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। जयराम रमेश के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है, जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे यूपीए की सरकार के दौरान। शुरुआत में इंट्रोडक्शन में राइटर के द्वारा कहा जाता है, देखो अक्सर हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं दो पीरियड्स में, बिफोर द कॉमन ईरा और कॉमन ईरा। बट कोविड-19 ने हमारी लाइफ को इस हद तक डिसरप्ट किया है कि आगे बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते वक्त शायद हम हिस्ट्री को कोविड ईरा में भी डिवाइड करें कि प्री कोविड ईरा और पोस्ट कोविड ईरा। जैसे अब ऑनलाइन जो कोचिंग्स हैं उनकी बाढ़ आ गई है, तो अगर कोचिंग की बात चले तो ऐसे एनालाइज किया जा सकता है कि प्री कोविड ईरा में ऑफलाइन कोचिंग का बोलबाला था, बट पोस्ट कोविड ईरा में जो कोचिंग्स हैं वो ऑनलाइन ज़्यादा मिलती हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है छोटा सा। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो पब्लिक हेल्थ साइंस और इन्वायरमेंट साइंस ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोविड-19 आने के बाद और भी बेहतर ढंग से अप्रूव हो चुका है। हमारी बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, केमिकल कंटामिनेशन, डिफोरेस्टेशन, वेस्ट जनरेशन, एक्यूमुलेशन, लैंड डिग्रेडेशन और एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इन सब के हेल्थ कंसिक्वेंसेस होते हैं। अब इनफ एविडेंस मौजूद है और हेल्थ कंसिक्वेंसेस होते हैं तो इसका असर देखने को मिलता है मोर्टेलिटी में, मतलब बहुत से लोग की जानें जा रही हैं अब इन प्रॉब्लम्स की वजह से। तो आवश्यकता ये है अर्जेंट एक्शन लिया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि पब्लिक हेल्थ साइंस और इन्वायरमेंट साइंस के बीच एक गहरा नाता है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। एक और एग्जांपल आप देखिए, दिल्ली और आसपास के एरिया में अब एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो कोविड-19 का इम्पैक्ट भी पहले का अपेक्षाकृत ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये जो अप्रोच थी विभिन्न सरकारें फॉलो करती थी कि आज रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लिया जाए, आगे की आगे देखेंगे, वो अप्रोच अब नहीं अपनाई जा सकती। क्लाइमेट चेंज अब एक रियलिटी है, ये अप्रोच अब अनसस्टेनेबल है। इसके बाद राइटर कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। ये रिपोर्ट बहुत ही अच्छी है, इस पर डिबेट होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। और हमारी जो फ्यूचर स्ट्रेटजी है साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित, वो देखो ये ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं, ओजोन लेयर काफ़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रही थी, तो रिसर्च में ये पता लगा HFCs यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इसकी सहायता से ओजोन लेयर के डिप्लीशन को कम किया जा सकता है। बट कुछ समय बाद पता लगा, अरे HFCs की वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ये CO2 से भी 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक गैस है ग्लोबल वार्मिंग के मामले में। तब जाके फिर HFCs को भी फेस आउट किया गया और HCFC को प्रमोट किया गया। तो इसीलिए राइटर कहते हैं फ्यूचर जो साइंस एंड टेक संबंधित टेक्नोलॉजी हो वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए हो। इसके बाद राइटर लास्ट में बात करते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी की। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब देखो ये होता है, मान लीजिए अगर हम बोलें इंडिया में 2021 में कार्बन न्यूट्रलिटी आ जाएगी, इसका मतलब ये होगा 2021 में इंडिया में जितना CO2 एमिट होगा उतना ही एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने का मतलब ये है, मान लीजिए 1 यूनिट CO2 एमिट हुआ है तो आपने इतने पेड़ उगा दिए कि CO2 को एब्जॉर्ब करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो बढ़ गई है 1 यूनिट से। तो इसका नेट इफेक्ट क्या निकलेगा, नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि CO2 एमिट होगा ही नहीं, जितना एमिट हुआ उतना ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये मतलब है कार्बन न्यूट्रलिटी का। अब इसके बाद राइटर काफ़ी एग्जाम्पल्स देते हैं, जैसे देखो सितंबर 2018 में अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, जो कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अगर देश के हिसाब से देखें। कैलिफोर्निया ने डिक्लेयर किया कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे 2045 से पहले। इसके अलावा दिसंबर 2019 में यूरोपियन यूनियन ने भी ये डिक्लेयर किया कि 2050 आते आते यूरोपियन यूनियन भी कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेगा। सितंबर 2020 में चाइना ने भी ये अनाउंस कर दिया कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे 2060 से पहले। इसके कुछ हफ्तों बाद जापान और साउथ कोरिया ने भी ये डिक्लेयर किया कि यूरोपियन यूनियन की तरह हम भी 2050 से पहले कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करेंगे। अब इंडिया ने देखो
सीरियसली इस डायरेक्शन में सोचने का स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो पर कैपिटा एमिशन इंडिया में काफ़ी कम है, लेकिन आपको भी पता है कि पॉपुलेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से पर कैपिटा एमिशन जो है वो कम ही आएगा। इंडिया ने दिसंबर 2015 में जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें ये कमिटमेंट की थी कि 2030 आते आते 40% जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे वो नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। तो इसमें तो देखो कोई संदेह नहीं कि जल्द ही इंडिया ये लेवल अचीव कर देगा। बट कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना ये थोड़ा सा मुश्किल है, आसान नहीं है। इसके लिए काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। एक अनुमान के अनुसार 2050 तक जितना इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका 70% तो अभी इस्टाब्लिश होना बाकी है। तो आने वाले सालों में 30 सालों में इंडिया में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। जल्द ही इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी बनने वाला है। मतलब तो फिर ऐसी सिचुएशन में एमिशंस को कम कर पाना आसान नहीं है। देखो बहुत सारे ऐसे तरीके जिनके बारे में सोचा गया था कि एमिशन कम होगा, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी का कंसेप्ट जब आया था तो काफ़ी एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया था कि अब तो आगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगी वो न्यूक्लियर एनर्जी से ही होगी। लेकिन धीरे धीरे पता लगने लगा जब जापान में सुनामी लहरें आई कि न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करना मुश्किल है, रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के समय में बहुत कम ऐसे देश हैं जिनका फोकस अब न्यूक्लियर एनर्जी पर है। तो इसलिए इनोवेशन सरकार को लानी होगी ताकि हम इस कार्बन न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को जल्द से जल्द अचीव कर सकें। जीडीपी पर सरकार का फोकस है। जीडीपी में जी का मतलब होता है ग्रोथ, बट सरकार मान के चले कि जी का मतलब है ग्रीन। ग्रोथ जो है हमारी ग्रीन होनी चाहिए, तभी ये ग्रोथ सस्टेनेबल रह पाएगी। अदरवाइज लंबे समय तक ग्रोथ हमारी सस्टेनेबल नहीं रहेगी अगर हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। जैसा कोविड-19 का इम्पैक्ट देखने को मिला है ह्यूमन बींग्स पर, उसी प्रकार से इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करने पर एक लेवल से ज़्यादा पब्लिक हेल्थ पर इसका असर देखने को मिलेगा ही। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया कोविड-19, हेल्थ और कार्बन न्यूट्रलिटी से संबंधित। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में जो बाइडेन की जीत से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? यूएसए में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, मुकाबला था ट्रंप और जो बाइडेन के बीच। नतीजा अब आ चुका है, जो बाइडेन ये इलेक्शन जीत चुके हैं। हालांकि देखो ट्रंप इलेक्शन के नतीजों के अगेंस्ट यूएसए की कोर्ट में गए हैं और वो नतीजे को मानने को तैयार नहीं हैं, बट ये एक सच्चाई है। अब यूएसए के अगले राष्ट्रपति होंगे जो बाइडेन। इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप की जीत में काफ़ी इन्वेस्ट किया था। 2 रैलीज भी ऑर्गेनाइज हुई थी, एक अहमदाबाद में, एक ह्यूस्टन में। ह्यूस्टन टेक्सास की एक सिटी है। वहाँ पर नारा भी लगा था, अब की बार ट्रंप सरकार। इसके अलावा भी यूएसए के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से ठीक पहले 2+2 मैकेनिज्म की तीसरी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई इलेक्शन से ठीक पहले। सामान्यतः देखो ऐसा होता है जब किसी देश में या तो इलेक्शन कंडक्ट हो रहा होता है या फिर होना होता है, फॉर एग्जांपल इस केस में यूएसए, तो दूसरे देशों की गवर्नमेंट्स थोड़ा संयम बरतती हैं, पेशेंस रखती हैं। उस समय महत्वपूर्ण मुद्दों पर नेगोशिएट नहीं किया जाता उस देश के साथ, क्योंकि इंतज़ार किया जाता है, ये सोचा जाता है कि नई जब सरकार बनेगी उसी सरकार के साथ नेगोशिएशंस की जाएंगी। इसके बाद अगर हम बात करें जो बाइडेन की, जो बाइडेन देखो यूएसए के उपराष्ट्रपति थे, यानी वाइस प्रेसिडेंट थे। कब? 2009 से लेके 2016 के बीच में, जब बैरक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे ना, तो उस समय जो बाइडेन यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो ओबामा के समय में इंडिया और यूएसए के रिलेशंस मजबूत हुए, आप इस बात को जानते हो। और जो बाइडेन हमेशा से इंडिया के साथ रिलेशंस सुधारने के पक्षधर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ न्यूक्लियर डील साइन करने के भी सपोर्टर रहे हैं जो बाइडेन। इनको फॉरेन पॉलिसी से संबंधित इश्यूज की समझ भी है। वैसे तो देखो 20 जनवरी को यूएसए के प्रेसिडेंट पद की शपथ लेने के बाद जो बाइडेन का शुरुआत में फोकस होगा कि कोविड-19 की महामारी से यूएसए को राहत दिलवाई जाए, क्योंकि यूएसए में अब एक बार फिर से बहुत ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं कोविड-19 के।
जो बाइडेन का फोकस इस बात पर भी होगा कि यूएसए की सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन देखने को मिला है, इवन यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन देखने को मिला है, उसे एड्रेस किया जाए, देश को फिर से यूनिफाई किया जाए। लेकिन बावजूद इसके जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं या फिर फॉरेन पॉलिसी संबंधित इश्यूज हैं, उन पर भी कुछ ना कुछ डिसीजन जो बाइडेन लेंगे अपने कार्यकाल के शुरुआती समय में। जैसे यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से बाहर आ गए थे, तो ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये बोला था, अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो यूएसए फिर से इस पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में शामिल होगा। संभावना ये भी है ईरान के साथ न्यूक्लियर नेगोशिएशंस फिर से स्टार्ट होंगी। इसके साथ साथ जो बाइडेन ने यह भी कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि चाइना से डील करने के लिए यूएसए को एक फर्म अप्रोच की आवश्यकता है। हालांकि हो सकता है कि अभी यूएसए और चाइना के बीच जो टकराव है वो थोड़ा कम हो, लेकिन हाँ, चाइना से डील करने के लिए यूएसए की जो अप्रोच है उसमें ड्रास्टिक बदलाव नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं होने वाला है कि यूएसए अब ये बोले कि चाइना तो हमारा दोस्त है, हम तो मजाक कर रहे थे। ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो बाइडेन ने देखो जून 2020 में अपना जो पॉलिसी पेपर रिलीज़ किया था कैंपेन के दौरान, तो उस समय उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के इशू पर और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के इशू पर डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की थी। तो इस इशू पर इंडिया को नेगोशिएट करना होगा जो बाइडेन के साथ में, यूएसए के नए प्रशासन के साथ में। जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान लीडरशिप स्टाइल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। ट्रंप के हाथों में पावर काफ़ी ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड थी, बट जो बाइडेन ने अपने कैंपेन के दौरान इस बात की काफ़ी वकालत की कि एडवाइजर्स को पावर दी जाएगी और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी वो प्रोसेस ड्रिवन होंगी, लीडर्स की विम्स एंड फैंसीज पर आधारित नहीं होगी। इवन जो बाइडेन ने अपने पॉलिसी पेपर में ये भी कहा था यूएसए के जो ट्रेडिशनल ट्रांस अटलांटिक और ट्रांस पैसिफिक अलायंसेज हैं उनको मजबूत किया जाएगा। जैसे देखो नाटो, इवन यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तो ये भी धमकी दे दी थी कि नाटो से यूएसए बाहर आ जाएगा अगर नाटो के मेंबर कंट्रीज नाटो के डिफेंस बजट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो नाटो को कमज़ोर करने का काम किया था ट्रंप ने। और इवन काफ़ी बार डिसीजंस ऐसे थे ट्रंप के कार्यकाल के दौरान जो बिल्कुल सडन थे। जैसे एकदम से इंडिया को बोला गया यूएसए के द्वारा कि आप यूएसए से इंपोर्ट होने वाले माल पर टैरिफ को कम कीजिए, अदरवाइज हम आपसे जीएसपी एक्सपोर्ट स्टेटस वापस ले लेंगे। इंडिया के पास पहले जीएसपी एक्सपोर्ट स्टेटस था और इसके तहत इंडिया कम टैरिफ पर या फिर बिना टैरिफ पर माल भेज पाता था यूएसए में, बट यूएसए ने ये स्टेटस हमसे वापस ले लिया। लेकिन आर्टिकल में कहा जाता है जो बाइडेन की जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी सडन, इतनी वोलाटाइल नहीं रहने वाली हैं। पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा जो बाइडेन के द्वारा। लास्ट में एक बात ये बोली जाती है कि अब देखो जो बाइडेन के साथ इंडिया डील करेगा, काफ़ी सारे मामलों में फ़ायदा भी होगा और कुछ मामलों पर स्ट्रोंगली इंडिया को नेगोशिएट करना पड़ेगा, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का इशू है या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का इशू है। और फ़ायदा किन इश्यूज़ पर होगा, जैसे पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में यूएसए फिर से शामिल होगा, ईरान न्यूक्लियर डील अगर फिर से साइन होती है यूएसए के साथ, तो फिर ईरान के साथ भी इंडिया बेहतर रिलेशंस बना सकेगा, इंडिया को ईरान से इंपोर्ट कम नहीं करना पड़ेगा। और छबार पोर्ट जिसको थोड़ा सा ईरान ने ठंडा बस्ते में डाल दिया क्योंकि रेल लाइन का एक प्रोजेक्ट इंडिया से वापस ले लिया था ईरान ने, बट इन प्रोजेक्ट्स को लेके इंडिया आगे बढ़ सकेगा एक बार अगर ईरान और यूएसए के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं। वैसे तो देखो छबार पोर्ट को लेके अभी भी एग्जाम्पशन मिला हुआ है, लेकिन आपको याद होगा एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि छबार पोर्ट डेवलप करने के लिए या फिर रेल लाइन डेवलप करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर चाहिए या फिर सप्लायर चाहिए वो सप्लाई नहीं कर पाते एसेंशियल आइटम्स को, क्योंकि यूएसए के सैंक्शंस का खतरा उन्हें रहता है। वैसे जो बाइडेन ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान ये भी बोला था कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्जांपल यूएन, डब्ल्यूटीओ, इनको वो री एनर्जाइज करेंगे। इंडिया का भी हमेशा से यही स्टैंड रहा है
कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाया जाए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद एक्सपेक्टेशंस से संबंधित। 20 जनवरी 2021 को जो बाइडन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पैटर्नल लीव से संबंधित है। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। सबसे पहले बात करते हैं कंटेक्स्ट की। पिछले महीने यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने ये अनाउंस किया कि देखो जो मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सिंगल पेरेंट हैं, मतलब बच्चे की देखभाल के लिए मदर नहीं है, सिर्फ फादर हैं, ऐसे मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 2 साल तक की चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं अपने माइनर चाइल्ड की देखभाल के लिए। अब वैसे तो देखो ये स्टेप काफ़ी अच्छा लगता है कि हमारा जो समाज है वो पैट्रियार्कल है, बच्चे के देखभाल की जिम्मेदारी ऐसा माना जाता है सिर्फ मदर की है। अब ऐसी सिचुएशन में ये प्रोविज़न करना कि जैसे मैटरनल लीव का प्रोविज़न है उसी प्रकार से फादर भी लीव ले सकते हैं बच्चे की देखभाल के लिए, ये अच्छा है। बट अगर आप ध्यान से इस प्रोविज़न को एनालाइज करोगे तो आपको ये महसूस होगा कि सिर्फ सिंगल पेरेंट मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही क्यों लीव ले सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं जब बच्चे का जन्म होता है तो मदर्स को लीव लेनी पड़ती है, 26 वीक्स की पेड लीव लेने का जो प्रोविज़न है, उस समय पैटर्नल लीव का भी प्रोविज़न हो बच्चे के जन्म के दौरान, क्योंकि बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ मदर्स की नहीं है ना, फादर्स की भी तो है। तो ये गवर्नमेंट जो प्रोविज़न करने जा रही है ये सिर्फ सिंगल पेरेंट मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। यूजुअली भी तो होना चाहिए ना, सामान्य केसेस में भी जब बच्चे का जन्म होता है तो मैटरनल लीव के अलावा पैटर्नल लीव का भी प्रोविज़न होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ मदर्स की नहीं है, फादर्स की भी है। अब डिटेल से बात की जाती है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जिसको अमेंड किया गया था 2017 में, इसके प्रोविज़न के अनुसार जो फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं वो बच्चे की देखभाल के लिए बच्चे के जन्म के दौरान टोटल 26 वीक्स की पेड लीव ले सकती हैं। और अगर देखो वो मदर्स जिन्होंने बच्चे को अडॉप्ट किया है वो भी 12 वीक्स की लीव ले सकती हैं बच्चे की देखभाल के लिए। लेकिन पैटर्निटी लीव का कोई प्रोविज़न नहीं है हमारे देश में इंडियन लेबर लॉ में और सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1972 के अंतर्गत भी। वैसे हमारे देश में अभी प्रोविज़न ये है मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बच्चे के जन्म से पहले या फिर बच्चे के जन्म के 6 महीनों के अंदर अंदर 15 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं, पेड छुट्टी। इसके बजाय अगर बात करें दूसरे देशों की, जैसे सबसे पहले बात करते हैं फिनलैंड की। फिनलैंड में न्यू मदर्स और न्यू फादर्स दोनों 7 महीनों की पेरेंटल लीव ले सकते हैं। इसके अलावा स्वीडन ऐसा देश है जहां पे मदर्स और फादर्स मिलके 480 दिनों की पेड लीव ले सकते हैं, मतलब दोनों की मिला के हैं, मदर की भी फादर की भी इजिकल टू 480 डेज की लीव। अब कंडीशन ये है मदर को भी मिनिमम 90 डेज की लीव लेनी होगी, फादर को भी मिनिमम 90 डेज की लीव लेनी होगी। टोटल दोनों मिलके 480 दिनों की पेड लीव ले सकते हैं। ये अच्छा है। मतलब इन प्रोविजंस का देखो सिग्निफिकेंस ये है कि बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी सिर्फ मदर की नहीं है, फादर की भी है, इसलिए फादर भी पेड लीव ले सकते हैं। इसके बाद फायदों की बात की जाती है। अगर पैटर्नल लीव का प्रोविज़न किया जाता है तो इसके क्या बेनिफिट्स होंगे। देखो सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा, अगर फादर्स भी बच्चे की देखभाल के लिए शुरुआती दिनों में उपलब्ध होंगे तो बच्चे के बीच और फादर के बीच जो बॉन्ड है, रिश्ता है, वो और ज़्यादा मजबूत होगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा, देखो बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, माँ बाप से सीखता है। अगर शुरुआत से ही बच्चा ये देखता है कि घर के काम की जिम्मेदारी दोनों की है, मदर की भी है और फादर की भी है, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे की जो सोच है वो इक्वालिटी की तरफ बनती है। स्टीरियोटाइप बच्चे के मन में नहीं बनता कि अच्छा फादर बाहर जाते हैं और घर का काम करना मदर की जिम्मेदारी होती है, समाज ऐसे काम करता है, ये सोच बच्चे की नहीं बनेगी। समझ गए। अगर शुरुआत से ही फादर भी अवेलेबल रहेंगे बच्चे की देखभाल के लिए, घर के काम के लिए। नेक्स्ट फ़ायदा ये होगा, आमतौर पे देखो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद पहले अगर मदर जॉब कर रही होती है
तो बच्चे के जन्म के बाद जॉब छूट जाती है, क्योंकि बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी पूरी की पूरी मदर के ऊपर आ जाती है। इस वजह से जॉब बहुत केसेस में मदर कंटिन्यू नहीं कर पाती। बट अब अगर पैटर्नल लीव होगी, इसका प्रोविज़न होगा, तो मदर भी कुछ दिनों तक बच्चे की देखभाल करने के बाद अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकेंगी। ये भी तो फायदा होगा ना। नेक्स्ट बेनिफिट, ओवरऑल भी देखो इससे पैट्रियार्की कम होगी। देखो अच्छी बात यह है, ऑलरेडी हमारे देश में कई प्राइवेट कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने कोई लीगल मैंडेट ना होने के बावजूद पैटर्निटी लीव का प्रोविज़न कर दिया है। कंपनीज ने अलग अलग प्रोविज़न किया है। कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 6 हफ्तों की पैटर्नल लीव का प्रोविज़न किया है, कई ऐसी भी हैं जिन्होंने 26 वीक्स की पैटर्नल लीव का प्रोविज़न किया है। इन कंपनीज में से जोमेटो एक है। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। क्या क्या चैलेंजेस हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो देखो ये है स्टीरियोटाइप का। समाज में अभी भी स्टीरियोटाइप ऐसा है कि बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी तो सिर्फ मदर्स की है। अगर पैटर्निटी लीव का प्रोविज़न कर भी दिया तो होगा क्या, कई फादर्स ऐसे होंगे जो लीव ले लेंगे फिर भी बच्चे की देखभाल नहीं करेंगे, या फिर लीव का प्रोविज़न होने के बावजूद कई फादर्स ऐसे होंगे कुछ दिनों तक घर रहेंगे, फिर से काम को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा अगर इतने दिनों तक घर वो रहेंगे तो जॉब के दौरान उनके जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनकी प्रमोशन नहीं होगी, उनकी जो सीनियरिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब नुकसान होगा अगर वो इतने दिनों तक पैटर्निटी लीव लेते हैं। इवन ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि कुछ फादर्स पैटर्निटी लीव लेकर 6 महीनों की या फिर जितना भी प्रोविज़न होता है और कोई काम स्टार्ट कर दें इनकम को बूस्ट करने के लिए, और बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी पहले की तरह मदर्स की ही। तो ये सब चैलेंजेस हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है इन चैलेंजेस को कैसे एड्रेस किया जाए। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए इनोवेटिव मेथड्स अपनाए जा सकते हैं। जैसे देखो स्वीडन में देखने को मिला, स्वीडन में वर्क प्लेसेस पर कुछ ऐसे फादर्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों की देखभाल की, उनका एग्जीबिशन लगाया गया। समझ गए? मान लीजिए ऑफिस में फोटोज़ लगाई गई हैं ऐसे एम्प्लॉयज़ की जिन्होंने पैटर्निटी लीव ली और पैटर्निटी लीव के दौरान बच्चों की देखभाल की, ताकि बाकी एम्प्लॉयज़ को भी प्रेरित किया जा सके कि आप भी पैटर्निटी लीव ले सकते हो अपने बच्चे की देखभाल के लिए। इसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा देखो ये हुआ, जो स्टीरियोटाइपिंग अटैच थी कि समाज, आपको पता है ना पैट्रियार्कल समाज में क्या होता है, अगर कोई पैटर्निटी लीव लेगा तो समाज उसको ऐसे देखता है कि अच्छा तुम बच्चों की देखभाल करोगे। ये स्टीरियोटाइपिंग ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी स्टीरियोटाइपिंग को ख़त्म करने के लिए ये एग्जीबिशन लगाया गया था ऑफिस में स्वीडिश डैड्स का, ताकि इसे बिल्कुल नॉर्मल माना जाए कि पैटर्निटी लीव लेना इट्स टोटली नॉर्मल। अब जो समाज है वो इक्वालिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और वैसे देखो गवर्नमेंट का जो ये प्रयास है कि जो सिंगल फादर हैं वो पैटर्निटी लीव ले सकते हैं, मतलब वो मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो सिंगल फादर हैं, कम से कम ये एक प्रयास तो है। कोई बात नहीं, प्रयास आधा अधूरा है, लेकिन ये एक प्रयास अच्छा है। अब सरकार को ये भी प्रयास करना चाहिए कि पैटर्निटी लीव का प्रोविज़न सिर्फ सिंगल पेरेंट मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ना हो, सभी मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए हो जो फादर बनते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया पैटर्निटी लीव से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल देश में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने से संबंधित है। आप जनरल स्टडी पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल को डिस्कस करते वक्त। क्या कंटेक्स्ट है? हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संबोधित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग में बोलते हुए कहा कि इंडिया एक आइडियल डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टर्स को कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। इंडिया में आपको रिटर्न्स मिलेगा रिलायबिलिटी के साथ। डिमांड है इंडिया में, डेमोक्रेसी है, स्टेबिलिटी विद सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ विद ए ग्रीन अप्रोच, ये सब चीज़ें इंडिया में अवेलेबल हैं। इसके अलावा इंडिया में 1.5 ट्रिलियन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्लान की गई है सरकार के द्वारा,
दूसरा भी बहुत सारा पब्लिक वर्क सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। ये प्रधानमंत्री मोदी की एक कोशिश थी इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीटिंग में ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडियन बिजनेस लीडर्स, हाई डिसीजन मेकर्स गवर्नमेंट की साइड से और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स ने भी हिस्सा लिया। इसको आयोजित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के द्वारा मिलकर। मकसद क्या है? देखो, फोकस तो यही था कि जो सरकार का ये लक्ष्य है 2024-25 आते आते इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है। अगर ये लक्ष्य अचीव करना है तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना जरूरी है। उसी दिशा में ये एक प्रयास था। अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? देखो, कोविड-19 की महामारी आने के बाद तो इन्वेस्टमेंट कम हुई है, लेकिन उससे पहले भी कम ही हो रही थी। ऐसा नहीं है कि महामारी से पहले इंडिया में इन्वेस्टमेंट लगातार इंक्रीज हो रही थी और एकदम से कम होना स्टार्ट हो गई महामारी के बाद। ऐसा नहीं है, पहले भी कम हो रही थी और महामारी आने के बाद तो और भी ज़्यादा कम हो गई है, क्योंकि कोविड-19 की महामारी के कारण डिमांड कम हुई है ना। सिंपल सा फंडा जो काफ़ी बार हम डिस्कस करते हैं, मार्केट में डिमांड नहीं होगी तो कंपनीज प्रोड्यूस क्या करेंगी? प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो फिर इन्वेस्ट क्यों करेंगी? इन्वेस्ट करने के लिए तो प्रोड्यूस करेंगी ना। प्रधानमंत्री मोदी ने हालांकि ये बोला कि करंट फाइनेंशियल ईयर के पहले 5 महीनों में एफडीआई इनफ्लोज में इंडिया में 13% का इजाफा देखने को मिला है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये नहीं कहा कि देखो 3/4 जो एफडीआई आई है करंट फाइनेंशियल ईयर के शुरुआती 6 मंथ्स में, वो तो रिलायंस जियो में आई है। जियो में काफ़ी सारी बाहर की कंपनीज ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने, इन्वेस्टर फंड्स ने इन्वेस्ट किया है। तो ज़्यादातर एफडीआई ऑलमोस्ट 75% रिलायंस जियो में ही आई है। तो इस एफडीआई से बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट होंगी ऐसा तो नहीं है। देखो, पहले प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उस समय उन्होंने काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के समिट ऑर्गेनाइज करवाए थे। उनको पता है कि अगर इन्वेस्टमेंट को अच्छे से अट्रैक्ट करना है तो रेगुलेशन में स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है। अगर देश की रेगुलेटरी पॉलिसीज़ में इनस्टेबिलिटी देखने को मिलती है, फ्लिप फ्लॉप देखने को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आज गवर्नमेंट एक बात बोलती है, 2 महीने बाद गवर्नमेंट की जो बात है वो पलट जाती है टैक्स से संबंधित, तो फिर कौन इन्वेस्टर आएगा? इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहाँ पर पॉलिसीज़ में स्टेबिलिटी रहती है गवर्नमेंट की तरफ से। उनकी इन्वेस्टमेंट खतरे में नहीं आती गवर्नमेंट की बदलती पॉलिसीज की वजह से। वहाँ पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। देखो, वोडाफोन केस में जो वर्डिक्ट है हालांकि सरकार के अगेंस्ट आया है। अभी सरकार ने ये नहीं तय किया है क्या वोडाफोन से संबंधित वर्डिक्ट में वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में फिर से अपील फाइल करेंगे या फिर नहीं करेंगे। वोडाफोन वर्डिक्ट में क्या हुआ था, आपको याद होगा, हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने वोडाफोन ने जो इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया में, उस संदर्भ में रिट्रोस्पेक्टिव लॉ को इंप्लीमेंट किया था और कहा था कि वोडाफोन को पैसा देना होगा टैक्स के तौर पर जो हज के साथ डील साइन हुई है इस केस में। तो रिट्रोस्पेक्टिव कानून बनाना टैक्सेशन से संबंधित, ये देखो गलत है। तो राइटर ये सजेस्ट करते हैं अच्छा ये होगा कि सरकार वोडाफोन के मामले में अपील फाइल ना करे और इन्वेस्टर्स को एक संकेत दे कि सरकार जो है वो रेगुलेशन में एक सर्टेनिटी लेके आएगी, स्टेबिलिटी लेके आएगी। तो ये सरकार को दिखाना भी होगा, सिर्फ बातें करने से काम नहीं चलेगा। यह हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इन्वेस्टमेंट से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।